हेलो। हाँ। चरक संहिता, सूत्र स्थान, अध्याय 19, श्लोक नंबर 47। फोर्टी सेवन। हाँ। श्लोक नंबर 47। 47। श्लोक 47। चलो मैं पढ़ता हूँ। मुझे आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। जी सर। आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा मुझे। मेरा आवाज सुन रहे हो? सुन रहे सर, सुन रहे। हाँ सर, हाँ सर। लिख के बताओ। आवाज सुन रहे हो? मुझे सुना ही नहीं आ रहा। चलो, तो हम शुरू कर रहे हैं। चरक सूत्र स्थान, अध्याय 18 और श्लोक क्रमांक 47। इस सूत्र में हम कल हमने पढ़े थे, कुपित हुए दोष, सएव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषतः स्थानांतरगतश्चैव जनयन्ति अमयान बहून। कुपित हुए दोष शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर भिन्न भिन्न व्याधियां उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए व्याधियां असंख्य हो सकती है, इसलिए सबका नामकरण हमने नहीं कर सकते, कर करते करना असंभव है। इसलिए ग्रंथकर्ताओं ने चिकित्सा सौकर्य के लिए चिकित्सा करना, अनुक्त व्याधि की अथवा जिसका नाम पता नहीं उनकी चिकित्सा करने के लिए एक दिशा दी है। वो यह है, तस्मात्। इस सूत्र में, ये पूरा सूत्र है, इसमें पूरा संधि हुआ है, उसको एक एक को अलग निकालना है। तस्मात् ये पहला शब्द है। दूसरा शब्द है विकार प्रकृति ही, ये सामासिक शब्द है। प्रकृति ही का विसर्ग है, उसका र बना है, उसको अलग निकालना है। विकार प्रकृति ही अधिष्ठान, ये चौथा शब्द है। अंतराणीय पांचवा शब्द है। अधिष्ठान अंतराणीय यानी भिन्न भिन्न अधिष्ठानों में व्याधि करता है, तो ये शब्द ऊपर लगाना है। तो यहां पर दो व्याधि की चिकित्सा करने के लिए सुविधा हो, इसलिए हमने विकार प्रकृति
अधिष्ठान और समुत्थान विशेषंश्च। तस्माद यानी इसलिए, विकार प्रकृति यानी वातजोयम पित्तजोयम कफजोयम, इस प्रकार। और तीसरा है समुत्थान विशेष, वातकर, पित्तकर, श्लेष्मकर, परतंत्र हेतु, ऐसे भिन्न भिन्न हेतु यानी समुत्थान विशेष, विशेष यानी भिन्न भिन्न पृथक। बुधवा, बुध धातु है, उसका ये पास्ट पार्टिसिपल है, जानते हुए, जानने के बाद। कर्म समाचरित, कर्म का प्रारंभ करो। और आगे लिखते हैं यो ही, यहां समास है, संधि है। ही, ए तत्, ही और ए इसका यह बना है। यो ही ए तत्, ये त्रितयम, तीन। तीन कौन से हैं? पक्के हैं। एक प्रकृति सामान्य, दो समुत्थान विशेष, तीन अधिष्ठान। इनको देखकर, जानकर क्रिया करो। और ये करके जो चिकित्सा करता है वो चिकित्सा में सफल होता है और उसे कोई संभ्रम नहीं रहता है। केवल लक्षणों के आधार पर यह निर्णय करते गए आप तो संभ्रम उत्पन्न होगा। इसलिए हेतु भी जानना जरूरी है। क्यों? हेतु के द्वारा आपको दोष प्रकोप का ज्ञान, कौन किस दोष ने व्याधि किया है ये समझता है। ये इसलिए आवश्यक है कि वात व्याधि भी श्लेष्मा कर सकता है, वात व्याधि भी पित्त कर सकता है, वात व्याधि धातु कर सकते हैं, वात व्याधि आमविष कर सकता है। और वात व्याधि होते हुए भी प्रत्येक कारण की चिकित्सा भिन्न है। वात नहीं, स्वतंत्र वात की चिकित्सा भिन्न है। पित्तज वात व्याधि है तो चिकित्सा भिन्न है। कफकृत वात व्याधि है, चिकित्सा भिन्न है। रक्तवृत व्याधि है, चिकित्सा भिन्न है। आमो प्रदोष है, चिकित्सा भिन्न है। इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर हम व्याधि का ज्ञान पक्का नहीं करेंगे। प्राथमिक ज्ञान हो जाएगा आपको, लेकिन आपको देखना है हेतु विशेष क्या है। वह तो है, आवरण है, अमावस्या है, आता उनका यश निश्चित है। अभी इस सूत्र के टीका हम देखेंगे। टीका प्रारंभ से ही पढ़नी है। यदि आप लोग पढ़ते हैं तो मुझे सुना ही नहीं आ रहा, आप पढ़ते हैं तो पता नहीं क्यों आपको म्यूट कर दिया है या पता नहीं। तो आप यदि पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। हाँ, नहीं मुझे सुना ही नहीं आ रहा, मैं पढ़ता हूँ। ज्वर, रक्तपित्त आदि वत, यहाँ वत का न बना है तो उसको अलग निकालना है। ज्वर, रक्तपित्त आदिवत, इनके समान, इस प्रकार। आगे शब्द है नाम अज्ञाने अपि, नामों का ज्ञान भी नहीं हुआ।
तो भी वातादि जन्यत्व, ये व्याधि वात जो है, ये पित्त जो है, ये कफ जो है, ये ज्ञानेन तृतीय, इस ज्ञान के आधार पर आपको एव प्रचरितव्यम, चिकित्सा प्रारंभ करनी है। ये महत्व की सूचना है। अब इसके बाद बीच में 2-3 वाक्य है, वो हम छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम चरक चिकित्सा अध्याय 8, ऐसा जो लिखा हुआ है वहां से आगे 2 पंक्ति छोड़कर तीसरी पंक्ति, यथा न्यायम यथागमम, यथा न्यायम यथा आगमम, यहां से पढ़ेंगे। यथा न्यायम इति अवस्था देखकर, बल देखकर, देश देखकर, काल देखकर, दोष देखकर, और जैसा शास्त्र कहता है उस आधार पर चिकित्सा करें। अब इसके बाद की पंक्ति है वो ध्यान देकर सुननी है, महत्वपूर्ण है। एवं मन्यते, ग्रंथकर्ता का ये मत है कि यद, यद ये सर्वनाम है, जब, जो, वातादि, वात आरब्ध त्वात्, वातादि का ज्ञान व्याधि के बारे में, वात ये वात व्याधि है, ये पित्त व्याधि है, ये कफज व्याधि है, ये ज्ञान ही यद वातारब्धत्वादि ज्ञानम एव, ये वात जो है, ये पित्त जो है, ये कफ जो है, यही ज्ञान महत्व का है। आगे कहते हैं रोगाणाम चिकित्सायाम उपकारी कारणम, कारणम शब्द पहले लिखा है, उसको अन्वय के रूप में पीछे लगाया मैंने। रोगाणाम चिकित्सायाम उपकारी कारणम, यानी वातादिरब्धत्व का ज्ञान ये चिकित्सा का साधन है। आगे लिखते हैं नाम ज्ञानम तो, रोग का ज्ञान, इसका महत्व, उसकी सीमा है, मर्यादा है, वो बताते हैं। व्यवहार मात्र प्रयोजनार्थम, केवल व्यवहार के लिए नाम है, केवल व्यवहार के लिए नाम है। अब यहां पर नाम जानने के बाद केवल नाम, ये चिकित्सायाम, चिकित्सायाम सप्तमी है, चिकित्सायाम न उपकारी इति, नाम जानने से चिकित्सा करने में कोई उसका उपयोग नहीं है। क्या जानना है आपको? दोष, किस दोष ने व्याधि किया है। नाम क्या है, कोई संबंध नहीं है। नाम करने से चिकित्सा का ज्ञान होता नहीं, चिकित्सा का ज्ञान समुत्थान विशेष और अधिष्ठान विशेष से होता है। इसलिए ग्रंथकर्ता कहते हैं कि सब व्याधियों में नाम का महत्व केवल व्यवस्था करना इतना ही है, चिकित्सा में उसका उपयोग नहीं है। चिकित्सा में केवल उपयोग है अधिष्ठान का, हेतु का और दोषों का। अब इसके बाद एक सूत्र और पढ़ेंगे और फिर अपने मूल विषय पर व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। इसी अध्याय में
19 अध्याय क्रमांक 20 सूत्र स्थान में, अध्याय क्रमांक 20 सूत्र क्रमांक 20, 21, 22। अब यहां पर ग्रंथकर्ता फिर से सूचना करते हैं आपको, और केवल सूचना नहीं करते हैं, आपको आश्वस्त करते हैं। आश्वस्त करने का पद्धत क्या है? सिद्धि असंशयम, 22वें श्लोक में अंतिम पंक्ति, सिद्धि असंशयम। यदि हम बता रहे हैं उस प्रकार के आप चिकित्सा करते हो, तो आपको सिद्धि यानी सफलता निसंशय मिलती है। कोई संशय मत रखिए, यह आश्वस्त कर रहे हैं। इसलिए इस श्लोक को हम देखेंगे। रोगम आदौ परीक्षेत, परीक्षेत, पहले रोग की परीक्षा करिए, उसके बाद औषध निर्णय करिए। बिना रोग की परीक्षा किए नाम मात्र देखने से औषध का चयन नहीं करेंगे, पहले रोग ध्यान देंगे और उसके बाद ज्ञान पूर्वक चिकित्सा करेंगे। तथा कर्म विशक पश्चात ज्ञान पूर्व समाचरित, उसके बाद दोषों का ज्ञान, अवस्था का ज्ञान, बल का ज्ञान आदि करते हुए चिकित्सा करें। इसके बाद के सूत्र में जो ग्रंथकार कहते हैं वो ध्यान देने लायक है। वे कहते हैं, यह तू, जो व्यक्ति, जो वैद्य, रोगम अविज्ञाय, रोग को जाने बिना, लोग कहेंगे रोग का ज्ञान तो हो गया, मॉडर्न डायग्नोसिस आ गया, हमारे रोग का नाम मालूम, ज्ञान हो गया। ये रोग का ज्ञान नहीं है। रोग ज्ञान का अर्थ है हेतु, प्रकृति सामान्य और अधिष्ठान। तो यस्तु रोगम अविज्ञाय, जो व्यक्ति हेतु, दोष और अधिष्ठान समझ नहीं सकता और कर्म को प्रारंभ करता है, कर्माणि आरभते, कर्माणि बहुवचन है, आ उपसर्ग है, रब यानी करना, क्रिया करना, भिषक। अब ये भिषक, इसकी सिद्धि यदृच्छया है। यदृच्छया का अर्थ निश्चित नहीं है, कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, और पूर्व मिलेगी नहीं, व्याधि मोक्ष नहीं होगा, पुनरावर्तन होते रहेगा, उपद्रव होते रहेंगे, एक व्याधि समाप्त हुआ दूसरा व्याधि होगा। इसलिए वहां पर जो सिद्धि है वो यदृच्छया है, मिल गई नहीं मिल गई तो नहीं मिल गई। अब इसके लिए एक शब्द और है, वो यह है अपि औषध विधानज्ञ। वैद्य ऐसा है कि उसको औषध निर्माण की पूरा ज्ञान है, औषधों के बारे में बारीक 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 ज्ञान है, मात्रा के बारे में है, सब कुछ ज्ञान है। ऐसा वैद्य को भी सिद्धि यदृच्छया मिलेगी, निश्चित नहीं है। किंतु उसके विपरीत जो वैद्य, यस्तु, यह तु, यस्तु का अर्थ है यह विसर्ग है, यह सर्वनाम है, जो, यह यानी जो वैद्य रोग विशेषज्ञ, रोग के बारे में वो जानता है। क्या जानता है? समुत्थान क्या है, दोष क्या है, और अधिष्ठान क्या है, और जो औषधों के बारे में भी ज्ञान रखता है,
उसके वीर्य के बारे में ज्ञान रखता है, उसपे घटक द्रव्यों के बारे में, कंटेंट्स के बारे में ज्ञान रखता है, उसके मात्रा के बारे में ध्यान रखता है, उसका कार्य के बारे में ध्यान रखता है, ऐसा भैषज्य को विद। और इसके साथ साथ जिसको देश का, काल का, प्रमाण का ज्ञान है, उसको सिद्धि 100% मिलती है साध्य रोगों में। असाध्य की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है? व्याधि का परीक्षण करना है। आयुर्वेदीय व्याधि नाम नहीं, हमें व्याधि का हेतु, दोष और अधिष्ठान, इन 3 भावों का ज्ञान प्राथमिक रूप में करना है। बिना उसके चिकित्सा करना यश नहीं देता। अब यहाँ पर समुत्थान विशेष ये पहला है, और दोष ज्ञान ये शब्द पहला है। प्रकृति सामान्य। अब ये प्रकृति सामान्य कैसे पता लगता है? प्रकृति सामान्य समझने के लिए आपको उस व्यक्ति के जीवन शैली का, प्रतिदिन क्या करता है, सुबह उठने से लेकर दूसरे दिन सुबह उठने तक वो क्या करता है, इसके प्रति क्रिया का समुचित समुचित ज्ञान आवश्यक होता है। उसके आधार पर आप, उसकी दिनचर्या के आधार पर आप उसके द्वारा किए जाने वाले हेतुओं का सम्यक ज्ञान होता है। इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है, दिन भर कैसे रहता है, क्या क्या खाता है, कब कब खाता है, कितना खाता है, जलपान का विधि क्या है, दुग्धपान का विधि क्या है, फल खाने की पद्धति क्या है, स्वाप की पद्धति क्या है, उठने की पद्धति क्या है, आदि सभी विषयों का परीक्षण हमें करना पड़ता है। और इस विषय की चर्चा ग्रंथकर्ता चरक विमान स्थान अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 93, श्लोक क्रमांक 93। अब इस सूत्र में निकालो, मैं बता दूं। इस सूत्र में इस सूत्र में अब जो विषय है वो तीसरी पंक्ति से प्रारंभ होता है। तत्र तावत इयम आतुर। यहाँ पर आतुर के ज्ञान, आतुर के बारे में, उसके आहार विहार आचार के बारे में
इसका ज्ञान होने के लिए इस सूत्र का प्रयोजन है। तावत इयम आतुर परिज्ञान आतुरस्य आहार ज्ञान आतुरस्य विहार ज्ञान आतुरस्य आचार ज्ञान हेतु हो। इनके ज्ञान के हेतु के लिए ये परीक्षा है। अब ये परीक्षा बताते समय ग्रंथकर्ता सीधे उसके दिनचर्या पे नहीं आ रहे हैं। पहले ये बता रहे हैं कि आपको दिनचर्या देखने के पहले, उसका आहार आचार विचार देखने के पहले ये जानना आवश्यक है कि वो किस देश का वासी है, वो किस देश में पला फूला है, बड़ा हुआ है, ये जानना आवश्यक है। क्यों? जिस देश में वो बड़ा है, पला है, व्याधित हुआ है, वो देश कौन सा है? अनूप है, जंगल है, साधारण है। अनूप में भी अनूपतर है, अनूपतम है। जंगल में जंगल है, जंगलतर है, जंगलतम है। इसका ज्ञान होना अनिवार्य है। क्यों? ग्रंथकर्ता का अभिप्राय यह है कि चिकित्सक को यह देखना है कि ये व्यक्ति जिस देश में रह रहा है उस देश के गुणों के विपरीत आहार कर रहा है या नहीं। जो भी आहार कर रहा है वो हितकर कर रहा है या नहीं इस देश के संबंध में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देश। उसका आहार, उसका विहार, उसका आचार इस देश के परिप्रेक्ष्य में कैसा है, ये जान। आहार हो सकता नित्य सेवनीय है, हो सकता हितकर है, लेकिन नित्य सेवनीय हितकर होते हुए भी वो उस देश के लिए विपरीत है या नहीं, ये देखना अनिवार्य है। जैसे चावल नित्य सेवनीय है, लेकिन अनूप प्रदेश में जो वो व्यक्ति चावल तो खा रहा है, लेकिन उस चावल को अनूप देश के विपरीत गुणों से युक्त कर रहा है या नहीं। यानी चावल को पुराना कर लेना चाहिए, चावल अभिषेक, उसके बाद उसको देश के विपरीत करने के लिए उसको भून के लेना चाहिए। दो, तीसरा, उस देश के विपरीत करने के लिए उसका एक पानी उबालते हुए निकल जाना चाहिए। ये संस्कार करने आवश्यक है चावल बनाना है तो। और इसके साथ साथ उसमें अनुपान रूप में कषाय रस लेना है, त्रिफलोदक लेना है, तब जाकर चावल अनुपदेश के लिए गुणों के विपरीत यानी सात्म्य बनता है। इसको सात्म्य कहते हैं। देश के विपरीत यानी सात्म्य, काल के विपरीत यानी सात्म्य, ऋतु के विपरीत यानी सात्म्य, प्रकृति के विपरीत यानी सात्म्य। यानी इसलिए ये जानना आवश्यक है वो देश कौन सा है।
यदि अनुपदेश का व्यक्ति चावल खाता है, हितकर है, लेकिन नया खाता है, अभिषंधी है, हितकर नहीं हो सकता। इसको संस्कार करना करके हे ऋतु के विपरीत करना आवश्यक है, देश के विपरीत करना अनिवार्य है। संस्कार के उसमें अदरक डालो, उसमें धनिया डालो, उसमें दालचीनी डालो, लवंग डालो, और कुछ डाल सकते हो तो डालकर उसको उसके गुणों के संस्कार करो जो आनुप के विपरीत हो, रूक्षता निर्माण करे, जलीय अंश कम करे। ये संस्कार आवश्यक, इसलिए ग्रंथकर्ता पहले ये देख बोलते हैं कि आपको क्या देखना है। तद यथा कस्मिन भूमि देशे जाता, किस देश में उत्पन्न हुआ है, अथवा किस देश में बड़ा हुआ है। हो सकता है जन्म एक जगह हुआ हो, लेकिन पूरा आयु उसका अपने मायके में गया हो या घर में गया हो, तो वो देश बदल सकता है। उत्पन्न हुआ कोकण में और फिर 4-6 महीने के बाद आया जयपुर में। अब वो जयपुर में बढ़ेगा, तो जयपुर में जब बढ़ेगा तो उसका आहार विहार जयपुर के अनुकूल होना, यानी गुणों के विपरीत होना चाहिए। जंगल प्रदेश है, स्निग्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, कोकण के विपरीत होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कस्मिन देश से जाता है, समृद्ध होगा, व्याधित होगा। और जिस देश में ये बड़ा बड़ा है, व्याधित हुआ है या अभी रह रहा है, उस देश में तस्मिन भूमि देशे मनुष्याणाम, उस सप्तमी, कस्मिन देशे अस्मिन देशे सप्तमी, अस्मिन सप्तमी देशे सप्तमी, इस देश में उनका आहार क्या है। इदम आहार जातम, इदम विहार जातम, इदम आचार जातम। व्यक्ति कोकण में पैदा हुआ है, अनूप में, उसका आहार कैसा होना चाहिए, देश के विपरीत गुण का। वो क्या कर रहा है, देश के विपरीत कर रहा या नहीं कर रहा, ये देखना है। यदि वो देश के विपरीत नहीं कर रहा है, चावल खा रहा है, भैंस का दूध पी रहा है, दही खा रहा है, मछली खा रहा है, ये उस देश का आहार यदि है तो वो व्याधिकर होगा। इसलिए मनुष्य नाम आहार जातम, क्या वो अनुपदेश में रूक्ष पुरुष विशद उष्ण है या स्निग्ध पिच्छिल गुरु अभिषंदी है, ये आपको देखना है। विहार जातम, व्यायाम उस देश के परिप्रेक्ष्य में कितना करता है, वय के अनुसार कितना करता है, देश कैसा है, उसमें व्यायाम किस प्रकार करता है। ये भी आपको बिल्कुल करता नहीं है, दिन में सोता है, भोजन के बाद सोता है, ये देखना है। विहार जातम, आचार जातम, आचार जातम महत्व का है। क्या सात्विक है, राजस है, तामस है। जो राजस तामस है उनका आचार क्रोधी, ईर्ष्यालु, द्वेष करने वाला, मत्सर करने वाला, क्रोधी होगा। अब इस व्यक्ति में इसका प्रमाण कितना है, बार बार दुखी रहता है,
चिंता का विषय बनता है, क्रोध करता है या ईर्ष्या करता है। यदि राजस तामस है तो उसका परिणाम उसके आहार पे पड़ने वाला, अग्नि पे पड़ने वाला है। अग्नि में पड़ेगा, खाने में पड़ेगा, भोजन में पड़ेगा। राजस व्यक्ति कटु तिक्त उष्ण तीक्ष्ण ज्यादा खाता है। तामस है उच्छिष्ट दुष्ट संकीर्ण भोजन ज्यादा करता है। वो नियम का पालन नहीं करता, कच्चा, गंदा हुआ अस्वच्छ सब कुछ खाता है। और इस सब का परिणाम मानव स्वभाव का उसके अग्नि पर भी पड़ता है और खाने पर भी पड़ता है। वो परिष्कृत खाता है, तीखा खाता है, गलिच्छ खाता है, कोई दिक्कत नहीं है, खाने में तो मजा आता है उसको। इसलिए उसका आचार जातम सात्विक है, राजस है, तामस है, क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, शोक है, चिंता है। परिणाम क्या है ये देखना है और इसके साथ उस अनुसार उसके आहार भी प्रतिकूल है या अनुकूल है, यह हमें देखना है। इसके बाद देश का बल होता है, वो हम आज छोड़ देंगे, आज विषय वो नहीं है हमारा। हमें आगे देखना है कि एवं विदम सात्म्यम, उसी में आगे पंक्ति में, अगली पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7वीं पंक्ति में एवं विदम सात्म्यम, उस देश के लिए ये सात्म्य है, ये देखा जाना चाहिए। अब सात्म्य की कल्पना, सात्म्य की व्याख्या हमें देखना है। सात्म्य की एक व्याख्या है जो हमें व्याधि नहीं करता, उपशय देता है चिरकाल सेवन करने से, उसको सात्म्य कहते हैं। लेकिन ये सात्म्य निश्चित करने का तरीका क्या है, वो है चरक सूत्र स्थान अध्याय 7। जरा क्षमा कीजिए, अध्याय है 6। 6 में श्लोक क्रमांक 49 50। 49 50। तो पहले हम 50 पढ़ेंगे, पहले 50 पढ़ेंगे और फिर 49 पढ़ेंगे। देशानाम आमयानाम च और देशानाम संधि हुआ है, आमयानाम अलग निकालना है, देशानाम अलग निकालना है। च ये समुच्चय तंत्र युक्ति है। च का अभिप्राय है, हमने लेशोक्त है, देश और आमय बताए हैं, अन्य भी चीजें हैं जिसका विचार हमें करना है, वो बाद ही बताता हूं। तो देश के, आमय के, प्रकृति के, वय के, इन सब के विपरीत गुणम, यानी देश का जो गुण है, गुण ही, देश गुण ही तृतीया,
विपरीतम, हेतु गुणैः विपरीतम, प्रकृति गुणैः विपरीतम। बाल्यावस्था के जो गुण है उसके विपरीत, वार्धक्यावस्था जो गुण है, वात प्रधान है, उसके विपरीत, उनके गुणों के विपरीत, इसलिए गुण ही विपरीत गुणम, देश के गुणों के विपरीत, अवस्था के गुणों के विपरीत, हेतु के गुणों के विपरीत, ऋतु के गुणों के विपरीत, सामावस्था के गुणों के विपरीत, अवस्था के, आयु के गुणों के विपरीत, ऐसे विपरीत भावों का प्रयोग इसको साथ में माना जाता है। एक व्याख्या है जो हितकर है वो साथ में है, लेकिन हितकर वही होता है जो देश के, प्रकृति के, हेतु के, अवस्था के विपरीत होता है, उसी को सात्म्य कहते हैं। सात्म्य की ये कल्पना कि कोई भी वस्तु, दही, मद्य, थोड़ा 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 खाकर वो सात्म्य हो जाता है, ये कल्पना गलत है। सात्म्य उसी द्रव्य का किया जाता है जो हितकर है, स्वास्थ्य के लिए हितकर है। अब 49 पढ़ेंगे। ये सात्म्य जैसे देश का देखते हैं हम, अवस्था का देखते हैं, हेतु का देखते हैं, वैसे ऋतु का भी देखना है। चेष्टा, आहार दोनों में ऋतु के विपरीत आहार विहार होना चाहिए, और उसी को ओकसात्म्य कहते हैं, जो ऋतु के, देश के, काल के, अवस्था के विपरीत है, गुणों का है, विपरीत गुणों का है, उनका अभ्यास करना क्रमशः, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इसको कहते हैं ओकसात्म्य। यानी सात्म्य ये देश के विपरीत गुणों के विपरीत होना चाहिए, सात्म्य ऋतु के गुणों के विपरीत होना चाहिए, सात्म्य प्रकृति के गुणों के विपरीत होना चाहिए, सात्म्य हेतु के विपरीत होना चाहिए, सात्म्य अवस्था के विपरीत होना चाहिए। ये सात्म्य की अवस्था है। इसलिए हमें यह देखना है कि जो जो वो कर रहा है वो सात्म्य है या नहीं, उस व्यक्ति के लिए वो सात्म्य है या नहीं, यह हमें देखना है। और जिस द्रव्य का वो सात्मीकरण कर रहा है वो हितकर है या नहीं, ये भी देखना है। और ये सब प्रायोग्रहणीय न करना है। प्रायोग्रहणीय का अर्थ है जिसका साइजेबल अमाउंट है, किंचित किंचित है छोड़ दीजिए, लेकिन है, कार्यकारी है, मात्रा में है, तो उसका विचार करना है। अब इसी चीज को हमें विस्तार से देखना है, तो हम देखेंगे अष्टांग संग्रह, सूत्र स्थान, अध्याय 23, भेषजावचरणीय अध्याय। हाँ, श्लोक नंबर 2, 3, पहला ही श्लोक शुरू में ही बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ, अब इसमें
दोषम एवं अवगमयेत, ये वाक्य है, उसको हाईलाइट करो मिलता है तो। दोषम एवं अवगमयेत, नीचे ऊपर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ पर आना चाहिए। वाक्य ऐसा है, कर्म विश्च बुधवा, कर्म विश्च बुधवा विशक, दो ये यही है, दोषम एवं अवगमयेत। ये जो आदि तद्यथा के ऊपर की पंक्ति, तद्यथा के ऊपर की पंक्ति, बीच में नीचे से चौथी लाइन, भिश्च कर्म भिश्च दोषम एवं अवगमयेत तद्यथा। अब हेतु के आधार पर हमने उसके आहार विहार का परीक्षण कर लिया है। आहार विहार का परीक्षण करना है, वो कैसे करोगे, तो उसका वर्णन ये कर रहे हैं। दोषों को जानने के लिए ये करना है। दोषों का निर्णय हेतुओं के आधार पर होता है, एक। दूसरा, दोषों का निर्णय दोषों के अपने लक्षणों के आधार पर भी होता है, और दोषों के कर्म का क्षय या वृद्धि या विकृति इस पर होता है। वो जान लिया हमने, हमें निर्णय भी कर लिया कि वात व्याधि है, पित्त व्याधि है, कफ व्याधि है। लेकिन हमें अब ये जानना है, यदि वात व्याधि है, पक्षवद है, तो दोष कैसे जानोगे। आपने लक्षणों से जान लिया, लेकिन वो समुचित नहीं है। आपने उसके कर्मों से भी कभी कभी जान लिया, कर्म हानि है, विकृति है, वात प्रकोप है। हमें ये देखना है किम तद यथा दोषम एवं गमयत। आपने लक्षणों के आधार पर तो निर्णय कर लिया वात व्याधि है, और ये लक्षणों के आधार पर करने के बाद आपको ये देखना है दोषम एवं अवगमयत। अब दोष को निश्चित रूप से जानने का तरीका यह है, यहाँ गमयत का अर्थ ज्ञान, अवगमयत यानी सारासार विचार करके, युक्तिक पूर्वक, वहन पूर्वक, कुशलता पूर्वक, इसलिए अवशब्द है। तद यथा, भैया वातव्याधि तो है, अब हमें यह देखना है कि आहारेण कुपितः, क्या आहार से कुपित है, क्या विहार से कुपित है, क्या आचार से कुपित है, या तीनों से कुपित है। अब आहार से कुपित है, विहार से कुपित है, आचार से कुपित है, तो हमें अब यह देखना है, क्या वायु विहारेण तथा रूक्षेण लघुना शिशिरेण वा, क्या आहार से कुपित है, क्या विहार से कुपित है। यदि आहार विहार से कुपित है, तो हमें यह देखना है, क्या रूक्षेण कुपिता, वायु प्रकोप रूक्ष से हुआ है, या शिशिरेण वा, क्या ठंडे से हुआ है। मतलब अर्थ यह है, ठंडा आहार, ठंडी में विहार, ठंडा विहार, अथवा किम साहसेन वा, किम वेगरोधेन वा, क्या वेगोरथ से हुआ है, क्या भय से हुआ है, क्या शोक से हुआ है। आपको ये देखना है। आहार रूक्ष लघु है, विहार
साहस करता है, विहार वेगावरोध करता है, आचार भयक्रांत है, शोकक्रांत है, ईर्ष्याक्रांत है, क्या है? और इनकी इनमें से किसने वायु प्रकोपित किया है? आहार से किया है तो क्या रुक्ष ने किया है? क्या शीत ने किया है? विहार से किया है तो क्या वेगारोध ने किया है? आचार से किया है तो क्या शोक से हुआ है, क्रोध से हुआ है, भय से हुआ है? ये आपको देखना है। ये देखने के बाद आपको ज्ञान होता है भैया लक्षण तो वात व्याधि के है और हेतु भी वात व्याधि के है। रुक्ष आहार है, वेगावरोध करता है, भयकंपित है, पक्का वात व्याधि है। अथवा वात व्याधि के लक्षण तो है, पक्षाघात है, अर्दित है, आहार स्निग्ध है, आहार गुरु है, वेगावरोध करता नहीं है, शांत है, सात्विक है, वायु कुपित है। अब यहां पर दो दिशाएं हैं। एक वात प्रकोप अपदर्पण से है, वात प्रकोप संतर्पण से है। दोनों दिशाएं आपको मिल सकती है रुग्ण में। अब आपको निर्णय करना है। अब यहां पर तंत्र युक्ति का प्रयोग करना है। किम वृक्षेण कुपितः, इसके विपर्य किम स्निग्धेन कुपितः, किम शीतेन कुपितः, विपर्य करना है। किम उष्णेन कुपितः। ऐसे विपर्य करते जाना है हर गुण के बारे में। स्निग्धेन कुपितः, वृक्षेण कुपितः, तो उसके जगह पे स्निग्ध के, वृक्ष की जगह पर स्निग्ध, लघु के विपरीत गुरु, शीत विपरीत उष्ण। अब दो दिशा आपको मिल गई। अब पेशेंट कहाँ पर बैठता है? क्रमांक एक में मिलता है वृक्षेण कुपितः, वेगावरोधेन कुपितः, भयेन कुपितः, या दूसरा मिलता है स्निग्ध आहारेण, गुरु आहारेण, शीत आहारेण कुपितः वायु। ये निर्णय आपके परीक्षण से आ गया। अब ग्रंथकर्ता क्या कहते हैं? सबसे महत्व की पंक्ति है ततः च, उसके बाद ततः च, उसके बाद ये जानने के बाद वायु किस तरह से कल्पित हुआ है, अपने हेतु से हुआ है या संतर्पण से हुआ है, धातुक्षय से हुआ है या आवरण से हुआ है, ये देख कर आपको दिशा दे रहे हैं ग्रंथकर्ता। ततश्च, तत्, तत् यानी हेतु, रुक्ष, शीत, खर, परुष, लघु, यदि ये हेतु है तो इनके विपरीत गुरु, उष्ण, स्निग्ध। इसलिए ग्रंथकर्ता कहते हैं तत्प्रतिपक्ष, तत्प्रतिपक्ष औषधम। जिन गुणों, जिन हेतु से वृक्षेण कुपितः, शीतेन कुपितः, व्यायामेन कुपितः, जागरणेन कुपितः, इसके विपरीत तत्प्रतिपक्षम औषधम, उन गुणों के विपरीत औषध प्रयुज्यमानः, प्रयुज्यमानम, औषधम प्रयुज्यमानम औषध का विशेषण है। उसके विपरीत गुणों का औषध जो प्रयोग करते हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो आपको सिद्धि जल्दी मिलती है। आशु सिद्धये संपद्यते, आशु यानी शीघ्र, सिद्धि सिद्धये चतुर्थी, आप यश को प्राप्त करते हैं, शीघ्रता से करते हैं।
और यदि वात प्रकोप के हेतु गुरु आहार है, अव्यायाम है, दिवास्वाप है, शीत आहार है, शीत विहार है, आलसी है, तो उसके विपरीत गुण का चिकित्सा, तद विपरीतम प्रयुज्यमानः प्रयुज्यमानम आशु सिद्धये संपद्यते। उसके विपरीत चिकित्सा करो, आपको सिद्धि शीघ्र मिलेगी। वात व्याधि होते हुए भी आप त्रिकटु का, त्रिफला का, गुग्गुलु का, उष्ण द्रव्य का, रूक्ष द्रव्य का, हरितकी का प्रयोग करते हो तो भी सिद्धि मिलेगी। नियम क्या है? हेतु विपरीत चिकित्सा करना, हेतु के गुणों के विपरीत करना, उसके लिए हेतु निकालना जरूरी है। यानी आपको रोगी की दिनचर्या पूरी तरह देखनी है। अब यहाँ पर दोष प्रकोप के हेतु का वर्णन लेशोक्त है, उदाहरण के लिए है। हमें इसका विस्तार करना है, इसलिए हम इस आधार पर आहार, विहार, आचार, उस रुग्ण का दिन भर का सातत्य वाला, यानी कंटिन्यूअस प्रयोग कर रहा है, कई दिनों से सातत्य है, मात्रा बड़ी है, नित्य कर रहा है, ऐसे आहार, विहार, आचार का परीक्षण करना है। तब जाकर आपको ये वात प्रकोप रूक्षजन्य है या ये वात प्रकोप गुरु, स्निग्ध, शीत, इन द्रव्यों से बना है, ये आपको जानना है। अब ये जानने के लिए आपको रोगी की दिनचर्या देखना है। कैसे देखना है? तो सुबह उठने से प्रारंभ करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट ऐसे बनाएंगे, ऊपर 2 लाइनें हॉरिजॉन्टल, और उसको छेद देने वाली एक बड़ी अंतर में एक लाइन, जिसमें आप दिनचर्या क्रमशः लिखेंगे। वर्टिकल लाइन, दूसरी लाइन उसमें एक मार्क करने के लिए राइट एंड क्रॉस। यदि वो विधि विपरीत है तो राइट करेंगे, और यदि विधि विपरीत है तो क्रॉस करेंगे। इसे एक चार्ट बनाओ, और बन गया तो मुझे इस पे लिखो चार्ट बन गया, फिर मैं आपको आगे बताता हूं क्या करना है। हाँ, अब हम इस पे हवा, हाँ, अब इस पे लिखेंगे हम
पहला प्रश्न प्रश्न आप इसी प्रकार पूछेंगे ऐसा नहीं, आपको जैसे लगे वैसे आप कर सकते हो, लेकिन मैंने एक तरीका बता रहा हूँ। पहला प्रश्न, सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह उठने का समय क्या है? तो वो कहेगा 8 बजे उठता हूँ, या तो कहेगा 4 बजे उठता हूँ। लिख लो। फिर उसके बाद प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद क्या करते हो? वो कहेगा टॉयलेट जाता हूँ, मुंह धोता हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है, लिख लो। उसके बाद आपको पूछना है, क्यों लोग आजकल व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि देखकर, फेसबुक आदि देखकर अनेक अनेक चीजें करने लगे हैं। कुछ लोग सुबह उठ के 1 लोटा 2 लोटा पानी पीते हैं। कुछ लोग गेहूं का पत्ते का रस पीते हैं। कुछ लोग कुमारी का पीते हैं। कुछ लोग नींबू पानी में डाल के पीते हैं। लिख लो और निर्णय करो, ये हितकर है, अहितकर है, साथ में है, असाथ में है। ये निर्णय करना आपको आना चाहिए, उसके लिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है, बताऊंगा बाद में। उसके बाद ठंडा पानी पीते हो, गर्म पीते हो, फ्रिज का पीते हो, मटके का पीते हो, ऋतु कौन सा है? पहले यह लिख लो, ऋतु कौन सा है, किस ऋतु में कौन सा पीते हो, ये भी पूछना है। धूप काले में कैसा पीते हो, फ्रिज का पीते हो या मटके का पीते हो? इसके बाद चाय पीते हो कि नहीं? हाँ कहेगा, कोई कहेगा नहीं ना, नहीं पीता हूँ, कोई कहेगा पीता हूँ। अब चाय पीने वालों को भी आपको ये पूछना है, क्या आप केवल दूध की चाय पीते हो या पानी वाली पीते हो? बताएगा वो, पानी डालता हूँ। कुछ लोग कहेंगे पानी नहीं, केवल यही चाय रहता है, दूध रहती है। अब दूध में भी ये पूछो, भैंस का है या गाय का है या जर्सी का है? लिख लो। अब फिर पूछो चाय की मात्रा कितनी है सुबह? कुछ लोग चाय की मात्रा 40 ml पीते हैं, कुछ 50 ml पीते हैं, कुछ 200 ml पीते हैं। लिख लो। समय कौन सा है? प्रातः काल का है, कफ काल है, देश कौन सा है, अनूप है, जंगल है? देख लो, ठीक है गलत है, निर्णय कर लो आप, साथ में है असाथ में है। जहां आपको कठिनाई है मुझे फोन करो, मैं बताऊंगा, संदर्भ के साथ बताऊंगा। उसके बाद बोलेगा मैं 8 बजे उठता हूँ, दूध पी लेता हूँ, 8:30 बजे दूध पीता हूँ और 9 बजे नाश्ता करता हूँ। लिख लो। अब आपके ध्यान में आया क्या, यह अध्ययन हो रहा है? सुबह दूध पीता है, 8 बजे 8:30 बजे, 9 बजे नाश्ता करता है, अध्ययन है, विधि विरहित है। लिख लो। अब इसमें नाश्ते में क्या रहता है? कुछ लोग कहेंगे अंकुरित धान्य खाते हैं, बिना पकाए कच्चे। कुछ कहेंगे दही और रोटी खाता हूँ। कुछ कहेंगे और कुछ खाता हूँ। लिख लो।
अब देखो ये साथ में है असाथ में है, हितकर है अहितकर है। मैं गया था एमपी के बॉर्डर पे, एमपी यूपी के बॉर्डर पे, चित्रकूट में। और वहां पर ओपीडी एक दिन में देखा। हर व्यक्ति को मैंने पूछा, सुबह नाश्ता करते हो? हाँ करता हूँ। क्या करते हो? रात को भिगाया हुआ चना सुबह खा लेता हूँ। कितना खाते हो? लगभग 100 ग्राम। लिख लो। एक लड़की मिली वहां पर, उसको पूछा मैंने, सुबह क्या करते हो? दूध पीती हो चाय पीती हो? उसने कहा मैं दूध पीती हूँ। कितना पीती है? तो बोले एक मैं फ्रिज में के खैजे निकालती हूँ, उसको दांत से तोड़ती हूँ और पूरा पी लेती हूँ। लिख लो। ठंडा फ्रिज का दूध बिना तपाया। लिख लो। निर्णय करो, ये विधि विपरीत है या विधि युक्त है? विधि शब्द का अर्थ समझते हो ना? विधि यानी ग्रंथों में लिखे हुआ भोजन की विधि। अष्टो आयतन और अष्टो विधि। आयतन में संस्कार आता है, गुरु लघुत्व आता है, और विधि में उष्णम स्नेहात, स्निग्धम स्नेहात, मात्रावत स्नेहात, जीर्ण स्नेहात, वगैरह वगैरह। तो वो निर्णय आप कर लिया। नाश्ते में अमुक अमुक लेता हूँ, दही लेता हूँ। कुछ लोग कहेंगे नाश्ते में मैं, क्या बोलते हैं उसको, ककड़ी लेते हैं, 2-3 ककड़ी खाता हूँ। लिख लो। कोई कहेगा मैं 4 बादाम, 4 काजू, 2 अंजीर। लिख लो। और पढ़ में लिख लो। हितकर है अहितकर है, साथ में है और साथ में है। निर्णय कर लो। कुछ नहीं, क्रॉस लगाना है या तो राइट करना है। फिर वो ऑफिस में जाता हूँ। अब एक ये बात इसमें बीच में रह गई, पूछा, अब पानी कितना पीते हो भोजन के साथ? पहले पीते हो, बीच में पीते हो, बाद में पीते हो? कुछ कहेंगे पहले पी लेता हूँ 1 गिलास। लिख लो। कुछ कहेंगे बीच में पीता हूँ। लिख लो। कुछ कहेंगे भोजन के बाद 1 लोटा पानी पीता हूँ। लिख लो। उसके बाद वो ऑफिस में जा रहा हूँ, उसके बाद में फिर पूछो ऑफिस में जाने के बाद कुछ खाने को मिलता है? ऑफिस पे, कारपोरेट ऑफिस में एक पद्धत है, जाने के बाद आधे घंटे में आप 9:30 9 बजे ऑफिस शुरू होता है, तो 10 बजे समोसे आते हैं, बिस्किट आते हैं, चाय आती है। लिख लो। बैंक में काम करने वाले, काउंटर पे काम करने वाले लोग हैं, पूछ लो पानी की बोतल भर के रखते हो? हाँ कहेगा। कितने पीते हो? 1 लीटर की बोतल रख देता हूँ, 12 बजे तक पी लेता हूँ। लिख लो। फिर पूछो भोजन करते हो? कब करते हो? भूख लगने के बाद करते हो या समय मिला है चलो खा लेंगे करते हो? लिख लो। फिर पूछो पानी कब पीते हो? बोलेगा भोजन के बाद एक आधा लीटर पानी पी लेता हूँ। लिख लो। फ्रिज का पीता हूँ। लिख लो। महिला है, उसको यही पूछना है, घर में है तो भी, ऑफिस में है तो कॉमन है, घर में है तो पूछना है, भोजन कब, नाश्ता कब करते हो, नाश्ते में क्या लेते हो? फिर दोपहर में भोजन कितने बजे करते हो? भूख लगने के बाद करते हो, बिना भूख के करते हो? समय घड़ी देख के भोजन करते हो या भूख लगने के बाद करते हो? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 8, इसका अंतिम श्लोक कंठस्थ करके रखो। ये भोजन का समय है। सूत्र स्थान अध्याय 8, मात्रा शीति अध्याय, अंतिम श्लोक।
ये पढ़ के रखो, कंठस्थ करके रखो। प्रस्तुष्टे विन्मुत्रे हृदय विमले दोषे स्वपतके विशुद्धे चोत्कारे शुदुपगमने वहते अनुसरते तथा उद्रिक्तो अग्ने विशदकरणे देह च सलगो प्रयोजित आहारम। इन लक्षणों की उत्पत्ति के बाद भोजन करते हो या पर उसके पहले कर लेते हो, लिख लो, आपको निर्णय मिल जाएगा। यदि अहितकर है तो वही तो है। उसके बाद दोपहर में सोते हो कि नहीं? हाँ, सोते हो, 2 घंटा सोते हैं, 1 घंटा सोते हैं, आधा घंटा सोते हैं। मुझे कुछ पेशेंट मिले जो ऑफिस में भी आधा घंटा 1 घंटा सो लेते हैं, चुपचाप जाकर ऑफिस में सो जाते हैं कई जगह में, और कई जगह ढूंढ के लगते हैं और आधा घंटा सो लेते हैं। व्यापारी लोग हैं, दुकान में पथारी डाल के सो जाते हैं दोपहर में। घर में जो ऑफिस नहीं जाते वो घर में सो लेते हैं, लिख लो। उसके बाद पूछो उठने के बाद क्या करते हो? बोलेगा चाय पीता हूँ, 2 केले खा लेता हूँ, कोई कहेगा 1 सफरचंद खा लेता हूँ, कोई बोलेगा आइसक्रीम खा लेता हूँ, लिख लो। फिर 4 बजे क्या खाते हो, 5 बजे? कोई बोलेगा हाँ, काजू खाता हूँ, बादाम खाता हूँ, पिज्जा खाता हूँ, पानी पूरी खाता हूँ, मूंगफली खाता हूँ, जो भी है लिख लो। फिर पूछो सुबह से लेकर शाम तक पानी कितना पीते रहते हो, कितना है कुल मिलाकर, कितना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, क्या, लिख लो, कुल मिलाकर कितना होता है। फिर पूछो व्यायाम करते हो कि नहीं, सुबह शाम, तो लिख लो, बिल्कुल व्यायाम नहीं करता, करता हूँ, कितना करता हूँ, 10 मिनट घूम लेता हूँ बस। साइकिल चलाते हो? नहीं। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में साइकिल पे जाते हो? नहीं। इससे कार में जाता हूँ, लिख लो। फिर पूछ लो ऑफिस से आते हो, आते समय कुछ खाते हो कि नहीं रास्ते में? हाँ हाँ, खा लेते हैं, कभी पानी पूरी खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं। और घर में आने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि घर में कुछ, बाहर कुछ नहीं खाते, घर में आने के बाद मूंगफली गुड़ के साथ खा लेता हूँ, नमक के साथ खा लेता हूँ मुट्ठी भर, या कुछ फल खा लेता हूँ, लिख लो। कोई नाश्ता करता हूँ, पोहा खाता हूँ, लिख लो। इडली खाता हूँ, लिख लो। फिर रात में कब भोजन करते हो? हाँ, रात में 9 बजे खाना खाता हूँ, हो गया, अध्ययन हो गया, लिख लो। फिर रात में भोजन में क्या खाते हो? कुछ लोग बताएंगे अपने अपने प्रांत के अनुसार, रात में हम केवल चावल चावल खाते हैं, कुछ बोलेंगे हम चावल और छाछ खाते हैं, कुछ बोलेंगे हम खिचड़ी खाते हैं, कुछ बोलेंगे और कुछ खाएंगे। कुछ लोग नॉनवेज रात में खाते हैं, रोज खाते हैं, मछली खाते हैं, चिकन खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, अंडा खाते हैं, लिख लो। फिर रात में सोते समय कुछ खाते हो कि नहीं, दूध पीते हो कि नहीं? हाँ, रात में दूध पीता हूँ, 200 ml, उसमें घी डालता हूँ, पीता हूँ, ठंडा पीता हूँ, फ्रिज का पीता हूँ, लिख लो। फिर बोलो, फिर पूछो कहीं गुस्सा भी सा आता है कि नहीं, कभी क्रोध आता है, भय लगता है, स्ट्रेस है, लिख लो। वेगावरोध करते हो कि नहीं, लिख लो। नमक कितना खाते हो, ऊपर से खाते हो, ज्यादा खाते हो, नमकीन चीजें कितने खाते हो, बिस्किट, आइसक्रीम और चॉकलेट और अचार, इनमें नमक ज्यादा होता है, तो कुल मिलाकर नमक का साइज कितना जाता है, लिख लो। इस प्रकार अब पूरे, अब फिर बीच में कुछ लोग रात में उठ के खाना खाते हैं, रात में उठ के दूध पीते हैं। मैंने एक पेशेंट देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति था, और उसकी
कन्या नागपुर रहती थी। वहां से फोन आया मुझे कि हमारे सर पिताजी बीमार है, आप देखोगे क्या? मैंने देखने के लिए कहा। मैं गया, मैंने पूछा सब कुछ। तो बीच में घर अंदर से आवाज आई उनकी अर्धांगिनी से, पत्नी से, तो ये बताया कि नहीं आपने कि रात को उठ के दूध पीते हो। तब मुझे पता लगा कि लोग रात को उठ के दूध पीते हैं। लिख लो, बिस्किट खाते हैं, लिख लो। यानी कुछ लोग, अब ये मैंने रूटीन बताया, कुछ लोग खास कुछ करते होते हैं। कुछ लोग दिन भर साइकिल पर घूमते रहते हैं। कुछ लोग मिलिट्री में जाने के लिए दौड़ने का व्यायाम बहुत करते हैं, लेकिन उतना खाते नहीं है। कुछ लोग सूर्य नमस्कार 100 200 200 लाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं। कुछ लोग दिन भर वो व्याख्यान करते रहते हैं। लिख लो। इस प्रकार किम वृक्षेण कुपितः किम शीतेन कुपितः, इसी प्रकार पित्त को देखना है। पित्त क्या उष्णेन कुपितः, तीक्ष्णेन कुपितः, द्रवेण कुपितः, अजीर्णेन कुपितः, क्रोधेन कुपितः। वाह, वैसे श्लेष्मा का लिखो। किम शीतेन किम स्निग्धेन किम गुरुणा किम अध्यशनेन किम संतर्पणेन कुपिता हुआ। देख लो। तत्प्रतिपक्षम, वो उनके हेतुओं को दूर करना और उसके विपरीत चिकित्सा करना, ये आपका काम है। तो उसके विपरीत लगने, यानी कफज संतर्पणोत्थ यदि व्याधि है तो आपको लंघन करना, अग्निदीप्त करना, दोषशोधन करना अनिवार्य है। इस प्रकार आप चिकित्सा के लिए हेतु के आधार पर जाएंगे। आहार भी हेतु के आधार पर विपरीत करेंगे, विहार भी हेतु के आधार पर विपरीत करेंगे। इस प्रकार आपको हर व्यक्ति में हेतु का त्याग करना अनिवार्य है और हेतु के विपरीत चिकित्सा करना भी अनिवार्य है। विपरीत करते समय कभी कभी आपको शोधन भी करना पड़ेगा। शोधन चिकित्सा को विपरीत हेतु विपरीतार्थकारी कहा जाता है। विपरीतार्थकारी का अर्थ यह है जो विपरीत तो नहीं है, लेकिन प्रयोजन विपरीत करना यही है और परिणाम भी विपरीत है, दोषक्षय होता है, इसलिए उसको विपरीतार्थकारी, यहाँ अर्थकार का है प्रयोजन। विपरीत करने का प्रयोजन है, लेकिन चिकित्सा विपरीत नहीं है, प्रयोजन विपरीत होता है, साध्य होता है। नमन श्लेष्माक्षय करता है, विरेचन पित्तक्षय करता है, बस्ती वातक्षय करता है। तो इसको कहते हैं विपरीतार्थकारी हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा। तो हमें ये करना है और ये सब करते समय हमें पहला काम करना है हेतु त्याग। निकालिए चरक सूत्र स्थान अध्याय 16। श्लोक क्रमांक 36। 36 36, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्रंथकर्ता कह रहे हैं त्यागात विषम हेतु नाम। विषम हेतु ये सामाजिक शब्द है, दोषों को
दोषों का वैषम्य करने वाले हेतुओं का त्याग करना चाहिए और दोषों को साम्यावस्था में लाने वाले हेतुओं का सेवन करना चाहिए। वो तो आप करेंगे चिकित्सा में, आहार विहार में, लेकिन हेतु त्याग करना अनिवार्य है। विषमा, यदि आप हेतुओं का त्याग करते हो तो विषमा नानुबद्धन्ति, विषम हेतु के द्वारा दोष विषम नहीं होंगे और उसकी विषम धातु की परंपरा खंडित होने से विषम धातु के विषम दोषों का पोषण बंद होगा और जब ये पोषण बंद होगा दोष बढ़ने की संभावना ही नहीं है। रसद ही तोड़ दिया आपने, सप्लाई ही बंद कर दिया है, दोष वैसे में उत्पन्न नहीं होगा, व्याधि अपने आप शांत होने लग जाएगा। इसलिए हेतु त्याग करना अनिवार्य है। उसकी टीका में नीचे से अंतिम लाइन, विषमा नानुबद्धन्ति इति, विषमा नानुबद्धन्ति इति हेतु अभावात् विषम संतान उत्पादः न भवति। हेतु त्याग करने से विषम धातु दोष उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। जब विषय धातु बनना हो, यदि हेतु बनना है, दोष विषम उत्पन्न होना बंद हो गया, यदि कौन करेगा? यदि अपने आप शांत हो जाएगी। इस प्रकार हमें हेतु त्याग करना है और हेतुओं के विपरीत चिकित्सा करना है। अब देखिए सूत्र 27 इसी अध्याय में, इसी अध्याय में धातु जायन्ते हेतु विषम्यात् विषमाः धेत धातुआः, विषम धातुओं को विषम करने वाले यानी दोषों को विषम करने वाले हेतु से देह धातु विषम बनते हैं, दोष विषम बनते हैं, धातु विषम बनते हैं। और यदि आप हेतु विषम बन कर दोगे और दोषों को सम करने वाले आहार लेंगे, विहार लेंगे, तो दोष साम्यावस्था में आ जाएंगे। और जब जब दोष साम्यावस्था में आ जाते हैं, विषम दोष उत्पन्न होते ही नहीं है। अपने चिकित्सा की आहार धातु साम्य करने वाला दिया, विहार धातु साम्य करने वाला दिया, औषध धातु साम्य करने वाला दिया, परिणाम क्या होता है? दोष क्षय हो गया, अब व्याधि स्वयं शांत होता है। इसको कहते हैं स्वभावोपरमः। स्वभाव ही उपरम होना, यह स्वभाव है। जो निर्माण हुआ है वो नष्ट होना, यह स्वभाव है। दोषों ने व्याधि निर्माण किया, आपने दोषों का पोषण बंद कर दिया, दोषों को साम्यावस्था में लाकर दोषों को साम्यावस्था में लाया, व्याधि कौन करेगा? जो उत्पन्न हुआ है वो स्वयं नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका आहार बंद हो गया है। इस प्रकार चिकित्सा में अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्याधि स्वयं शांत होता है। अब अग्निवेश पूछता है, भगवान व्याधि स्वयं शांत होता है तो चिकित्सक को क्या करना है? उसने अर्जुन की ऐसी अवस्था हो गई अग्निवेश की, वेपदस्य शरीर में रोमांश्च जायते गांडीवम संसते हस्तात् पक्षे परिदयते। अयो स भगवान
मैंने आपके साथ इतने साल काम किया, पंचकर्म समझ गया, कर रहा हूँ, प्रैक्टिस किया, कृतकर्मा दुष्टकर्मा हो गया हूँ। तो यदि व्याधि स्वयं शांत तो मेरा काम क्या रहा? अब मैं इतना जमा किया, पैसा खर्च किया। उसका उत्तर देते हैं इसी सूत्र में, 34 में, 34 में उसका उत्तर दे रहे हैं। आपका काम क्या है? या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातव समान। जिस जिस क्रिया से दोष साम्य प्रस्थापित होगा, अग्नि साम्य प्रस्थापित होगा, मल साम्य प्रस्थापित होगा, धातुओं का बलवर्ण उत्तम उत्पन्न होगा, अग्नि संपन्न होगा, ये निर्माण करना आपका काम है। सा चिकित्सा विकारणा, वही चिकित्सा है और वही भेषज का यानी वैद्य का कर्तव्य है। विषयाम कर्म स्मृतम, व्याधि स्वयं शांत होता है। आपको दोष साम्य करना है, धातु साम्य करना है, मन साम्य करना है, अग्नि साम्य करना है, मन प्रसन्न रखना है, व्याधि स्वयं शांत होता है। इस प्रकार आज का विषय यही समाप्त करते हैं। प्रश्न है तो पूछो। लेकिन आपके आवाज मुझे नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही आज मुझे। कुछ प्रश्न है तो पूछ लो। ओके, बंद करो। आई एम लिविंग इन द मीटिंग नाउ। शैल आई? Okay, sir. Thank you, sir. ओके, चलो। ओके सर। अरे, आवाज आने लगा, क्या बात है? अब तक आवाज नहीं आ रहा था, अब आवाज आने लगा है। चलो ठीक है, धन्यवाद सबका। Thank you, sir. धन्यवाद अपने सर। अपने शांति से सुन लिया, इसलिए सबको धन्यवाद। आप यहाँ आए, रहे, आपके साथ मेरा समय अच्छा गया, इसलिए मैं सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। सर बोलो। प्रणाम सर। प्रणाम। सर ये जो
आज का लेक्चर है ना सर, आज का क्या सर, 2-3 दिन से मैं सुन पा रहा हूँ सर, किसी तरह से टाइम मिल जा रहा है सर। हम्म बट सर शब्द नहीं है ये, एक एक आपका एक एक शब्द ना सर, बिल्कुल जैसे दूध से सर सीधा घी निकल रहा है, इसमें हम्म। मक्खन निकले कोई चांस नहीं है सर। बड़ी एक एक धन्यवाद। शब्द ना सर, हाँ जी सर। आप कौन बोल बहुत रहे हैं? बहुत बहुत। मैं सर डॉक्टर सुनील बोल रहा हूँ। कहाँ से? हिमाचल, हिमाचल से सर, हिमाचल से। हिमाचल से। बढ़िया, हाँ बहुत जी। बढ़िया। शब्द नहीं है सर, ये लेक्चर इतने, ये मैं बोल नहीं सकता, ये अमृत है। यहाँ महाकुंभ चल रहा है सर आजकल। प्रणाम सर, अब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चलो, बंद करो। बंद कर रहा हूँ, हाँ? हाँ सर। जी सर। चलो, ओके।